हेलो एवरीवन, तो मैं लेकर आ गई हूँ 30 मॉक टेस्ट है सीटीपी के। और बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये 30 क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर आई हूँ जो आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये कहा है किसने? सार्टेन ने। किसने कहा है? सार्टेन ने। और एक परिभाषा या दो परिभाषा तो आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन है, डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। तो इनमें से किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर ज़्यादा बल दिया है? और उन्होंने कहा है कि बालक का विकास प्रकृति में ज़्यादा अच्छे से होगा, नेचर ही उसे अच्छा सिखाएगी। ये किसने कहा? ये कहा है मॉन्टेसरी ने। ठीक है। और मॉन्टेसरी ने ही बालक के प्राकृतिक विकास पर भी बल दिया। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंध या आँख हाथ संबंध, प्रतिवृत्ति क्रिया या बोलना शुरू करना। 4 से 8 माह में क्या होता है? आँख हाथ संबंध, मतलब कि वह जो भी चीज़ें आँखों से देखता है उन्हें पकड़ने का कोशिश करता है। ठीक है। तो आँख हाथ संबंध होता है, आँख हाथ संबंधन होता है इस एज में। ठीक है, 4 से 8 माह में। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो इनमें से आपको बताना है किसे बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है स्टेनली हॉल को। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए कौन सी मापनी स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है WISC स्केल। ठीक है। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? देखो, ये कहा जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम, है ना। इसमें जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है। और एक होता है केंद्राभिमुख, इसमें केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। तो शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा, मतलब शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को सिर पदाभिमुख अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना ही अनुत्क्रमणीयता होती है? तो ये किस अवस्था में होता है? ये होता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। ये जो चारों है ना, ये क्या है? पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो हम देख लेते हैं इनकी एज क्या क्या होती है। जो संवेदी प्रेरक अवस्था है, इसकी एज कितनी होती है? इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक की होती है 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक की होती है 7 से 11। और औपचारिक संक्रियात्मक की होती है 11 से 14 वर्ष। ठीक है। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? अगर निर्जीव वस्तुओं का सजीव की तरह चिंतन किया जाए, मतलब जैसे कोई निर्जीव वस्तु है और हम चिंतन करके उसको बिल्कुल सजीव समझ रहे हैं, तो इसको पियाजे ने क्या नाम दिया है? को दिया है सजीव चिंतन। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो, मतलब सभी प्रकार का विकास हो। उसके लिए सर्वाधिक उचित क्या होगा? खेल का मैदान, समुदाय, प्रकृति जगत या प्रयोगशाला। तो बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है खेल का मैदान। बालक के विकास में, यहाँ पर में होगा। ठीक है। बालक के विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, या शिक्षा? तो बालक के विकास में केवल वंशानुक्रम और केवल वातावरण नहीं मायने रखते, मायने रखता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। इससे बालक का विकास बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। और कहा ही जाता है कि विकास बराबर क्या होता है? वंशानुक्रम इंटू वातावरण। ठीक है। विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, आत्मीकरण या समायोजन। तो पहले तो समायोजन होगा, उसके बाद ही हम अनुकूलन हो पाएगा ना। तो समायोजन के बाद ही क्या आएगा? अनुकूलन आएगा। तो ये किस में है? ये है फर्स्ट पॉइंट में। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा? आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है?
संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन एक सही नहीं है? देखो, नए पदार्थ का आत्मीकरण तो सही है, समायोजन भी सही है, साम्य धारणा भी सही है, लेकिन जो एक सही नहीं है वो क्या है? पूर्व ज्ञान। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, विद्यालयों को घर का विकल्प बनाने पर। तो मॉन्टेसरी ने अधिगम में सबसे अधिक बल जिस चीज पर दिया है वो क्या है? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में गठित होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पियाजे की चारों अवस्थाओं की एज बताई थी, तो उसमें से ये यही पूछ रहा है। जैसे जन्म से 2 वर्ष क्या होती है? संवेदी कामक होती है। 2 से 7 वर्ष क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक होती है। 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 15 क्या होती है? अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7 से 11 वर्ष। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? क्या कारण हो सकता है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, या उपरोक्त सभी? मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा तभी होगा जब उसके परिवार का वातावरण भी अच्छा हो, कक्षा का वातावरण भी अच्छा हो, और पास पड़ोस का भी वातावरण अच्छा हो। अगर इन तीनों का वातावरण अच्छा नहीं है तो मानसिक रूप से वो अस्वस्थ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का रूप कौन सा है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, या लिखित परीक्षा? अगर हम प्रयोगों के द्वारा बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो इंटरव्यू तो होगा नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, लिखित परीक्षा भी नहीं होगी, हम उसका अवलोकन ही तो करेंगे ना, तभी तो हम समझ पाएंगे कि प्रयोगों को उसने कितने प्रकार से सही किया है या सिद्ध कर पाया वो या नहीं। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि है, ये तो वो बोल रहा है, ठीक है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो रमेश की हमें क्या निकालनी है? मानसिक आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हम बुद्धि लब्धि की जगह रखेंगे 120 बराबर, ठीक है, और रमेश की मानसिक आयु निकालनी है। मानसिक आयु तो हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है। और अंकित की आयु क्या है? 12 वर्ष है, और अंकित जो रमेश है वो अंकित से 2 वर्ष छोटा है। तो अंकित की आयु अगर 12 वर्ष है तो रमेश की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी, इंटू करेंगे 100, ठीक है। तो अब हमने कटपिट कर लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 वर्ष। तो रमेश की मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष। इसका आंसर होगा 12 वर्ष। सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, या शिक्षक? तो देखो, अधिगमकर्ता इंपॉर्टेंट है, आंतरिक व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है, प्रेरक भी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेरणा ही नहीं दी जाएगी बच्चों को तो बच्चा सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो आवश्यक घटक कौन सा नहीं है? शिक्षक। क्यों? बिना शिक्षक के क्या वो समाज में नहीं सीखता है? ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि शिक्षक ही जरूरी है, परिवार में नहीं सीखता है, तो शिक्षक हो जाएगा, आवश्यक घटक नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ये कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? ये दर्शाता है ऑपरेट अनुबंधन, ठीक है। कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? ऑपरेट अनुबंधन, यानी कि ऑपरेट कंडीशनिंग। और ये ऑपरेट अनुबंधन जो है ये किसने दिया है? ये दिया है स्कीनर ने, ठीक है। किसने दिया है? स्कीनर ने ये दिया है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माता पिता से जो हमें लक्षण मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या पर्यावरण कहा जाता है, जीन कहा जाता है, या आनुवांशिकता कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आनुवांशिकता। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो जो स्पीयरमैन है उन्होंने द्विखंडी सिद्धांत दिया है, उसी के प्रकार है G और विशिष्ट बुद्धि S, ठीक है। तो ये किसका समर्थन कर रहा है? स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत का। और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो कल मैंने एक टॉप 100 MCQ की वीडियो डिस्कस की थी, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी? तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, मतलब कि ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में।
शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। आपको समझ ही आ गया होगा। देखो, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है शैशवावस्था में, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है शैशवावस्था में, अनुकरण द्वारा मतलब वो किसी को भी देखता है तो उस चीज को दोहराने की कोशिश करता है, ये भी होता है शैशवावस्था में। लेकिन ये जो चिंतन प्रक्रिया है ये नहीं होती शैशवावस्था में, तो मतलब शैशवावस्था की ये विशेषता नहीं है। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होगी? दायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। देखो, विद्यार्थी की बात कही जा रही है तो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी आज्ञाकारिता। ठीक है, से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो देखो, बाल्यावस्था में तो बच्चा खेलता है, ठीक है, बाहर निकलता है, खेलना चालू करता है समाज में बच्चों के साथ, तो वो इतना नहीं कि लड़के के साथ खेलना है, लड़कियों के साथ खेलना है, वो सबके साथ खेलता है। लेकिन किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या वो अपने ही एज ग्रुप के साथ हो गए और अपने कक्षा वर्ग के हो गए, या अगर लड़का है तो वो लड़कों से ही दोस्ती करेगा, इस तरह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किस एज में? ये बनते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो देखो, विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्रसवपूर्ण अवस्था यानी कि गर्भ वाली अवस्था है ना ये, तो ये हो जाएगा प्रसवपूर्ण अवस्था से विकास शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, मतलब संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा रहा है, मतलब कि नया कुछ शामिल किया जा रहा है, तो यह क्या कहलाती है? ये कहलाती है समावेशन, नए का समावेशन हो रहा है ना। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत क्वेश्चनों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता, देखो, संयोग की नैतिकता या नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा, तो ये कहा जाता है नैतिक तर्कणा। ठीक है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और उसी में उन्होंने ये बताया है कि जैसे क्वेश्चनों के बारे में बच्चों से सही और गलत निर्णय लेने के लिए बोला जाए, तो वो जो चिंतन प्रक्रिया करते हैं उसके निर्णय लेने के लिए उसे बोला जाता है नैतिक तर्कणा। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। किसमें? अगर शिक्षार्थियों को हम सामूहिक गतिविधि में शामिल कर रहे हैं तो ये इससे क्या होता है? इससे किसमें सहायता मिलेगी? इसमें जाहिर सी बात है समाजीकरण में सहायता मिलेगी। बच्चा क्या करेगा? समूह में रह के वो अच्छा सीखेगा और उसका जो सीखना होगा वो स्थायी होगा, है ना। तो ये सुगम बनाने के तरीके हैं जो सामूहिक गतिविधियों में बच्चों को हम शामिल करते हैं, तो ये क्या करती है? ये समाजीकरण में हेल्प करती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने 300 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं सीडीपी के, और आपने पहले की वीडियो में नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आज मैंने टोटल 300 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और मैं कल फिर से 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। इसी हिसाब से मैं 1500 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके सीटेट एग्जाम से पहले। ठीक है, थैंक यू सो मच।